बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल की जानिब से अब जो मामला सामने आ रहे हैं उसको तो आप 2 मिनट के लिए भूल जाएं, लेकिन ईरान की जानिब से अब ये फैसला हुआ है कि गालिबन जो इस वक्त एक डेडलॉक आ गया था इनके जर्नैलों और इनकी गवर्नमेंट के दरमियान, वो रिजॉल्व होता नज़र आ रहा है। और फैसला ये हुआ है कि ईरान जो इसराइल पर हमला करेगा वो तकरीबन 96 घंटे मुसलसल इसराइल के ऊपर बमबारी होती रहेगी, मिसाइल मारे जाते रहेंगे। इसके अलावा इन पर ड्रोन से हमला होगा, साइबर हमला होगा। यानी ये जो कोई ज़हन में रख रहा है कि ईरान स्ट्राइक करेगा और पीछे चला जाएगा, बैकआउट कर लेगा या कुछ हो जाएगा, ये गालिबन जो अब सूरत हाल है वो मध्यम हो चुकी है। और फैसला ये हुआ है कि तकरीबन 72 से 96 घंटे तक मुसलसल ईरान हमला करता रहेगा। ये मुसलसल से मुराद ये है कि 3 से 4 दिन तक ईरान स्ट्राइक करता रहेगा, उसमें लिबनान भी स्ट्राइक करता रहेगा, शाम से भी स्ट्राइक होता रहेगा। और गालिबन इस सारी सूरत हाल में इसराइल को मौका ही नहीं दिया जाएगा रिटेलिएट करने का। यानी इसराइल अगर ये सोचेगा, देखिए आपने अगर मिसाइलों की बरसात कर दी, अब ईरान के जितने अंडरग्राउंड ड्रोन्स पड़े हुए हैं, मिसाइल पड़े हुए हैं, उनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी पूरी तरह वो हिट करेंगे और वो सरप्राइज देंगे। अब हुआ ये है कि कल रात की बात है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट इसराइल को मौसूल हुई, जो पूरी दुनिया के अंदर बताया। उन्होंने कहा कि हमने कुछ मूवमेंट देखी है ईरान के मिसाइलों की और ये तमाम चीज़ों की, और हमें अंदाज़ा है कि अब ये हमला करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अब जो मामला सामने आया है वो बड़ी अजीबोगरीब स्ट्रेटजी होगी और देखने वाली होगी। देखिए आगे तो होता है कि इसराइल गया, इसराइल ने हमला कर दिया, फलाना कर दिया। ये कह रहे हैं कि हमने जो हमला करना है वो मुसलसल 4 दिन तक करना है। अब 4 दिन तक आप किसी भी शख्स पर, यानी जो हेड होता है उस पर इतनी जिम्मेदारी डाल दे, यानी नेतन्याहू या फौज, तो वो तो पैरालाइज हो जाएंगे। अब ये प्लान क्या कर रहे हैं? प्लान ये कर रहे हैं, दो इनकी स्ट्रेटजीज हैं। प्लान ये कर रहे हैं कि हम इतना ज़्यादा हमला करें, एक तो उनके दिफाई निज़ाम पूरी तरह तबाह हो जाए। उसमें लिबनान को टास्क ये दिया गया, लिबनान ने कहा है, यानी जो हिजबुल्लाह है, जो इसराइल की एजेंसियाँ हैं, वो कह रही हैं कि 1200 किलो तक के वॉर हेड इन्होंने इस्तेमाल करने हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने, इसका मतलब है कि अंदर तक पेनिट्रेट करके उड़ा देना है। देखिए दो चीज़ें आप ज़हन में रख लीजिएगा, जितना ईरान अवॉइड करेगा या ये लिबनानी को अवॉइड करेंगे, ये जंग उतनी इनके घर तक आने वाली। आप और 2-4 दिन ये काम रोकें, आप देखिए वो अगले हमला कर देंगे। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे ज़्यादा बड़ा मरहला इस वक्त पहुंचा हुआ है वो ये है कि इन्होंने हमला करना है और मुसलसल करना है, ताकि इनके जो मिसाइल हैं, यानी इसराइल के जो मिसाइल हैं, वो सारे के सारे कंज्यूम हो। आप एक बात बताइए कि आप 3 या 4 दिन तक 96 घंटे तक मुसलसल ड्रोन्स मार रहे हैं। आप देखिए ना, कल हिजबुल्लाह ने रात को जो स्वाम ड्रोन्स मारे, आप ज़रा उसका हाल तो देखिए इसराइल का हुआ क्या है। कल रात को आग ही आग लगी हुई है, पूरी तरह तबाही इतनी ज़्यादा हुई है। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट रात को उन्होंने उसी वक्त तलब की थी कि क्या हुआ है कि स्वाम ड्रोन्स आए हैं और हमसे रोके नहीं गए। और ये बहुत ज़्यादा खौफ फैला हुआ है इस वक्त इसराइल के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम तो ये मामला मैनेज ही नहीं करें। तो सबसे पहले ईरान हमला करेगा, लॉन्ग रेंज करे मिसाइल, शॉर्ट रेंज करे या शाम से मारे, वो एक अलग बात है। हमला ये करेंगे, उसके बाद करेगा हमला लिबनान, और ये करेंगे पूरी तरह इनका दिफा निज़ाम जो होगा, दिफाई निज़ाम, वो पूरी तरह तबाह करने की कोशिश करेंगे। आपने अगर किसी का दिफाई निज़ाम लपेट में ले लिया, आप ये समझ रहे आपने आधी जंग जीत लिया। सो इस सारी सूरत हाल में ये सबसे ज़्यादा अहम तरीन मामला होगा कि आप इनको तबाह करेंगे। यानी इसराइल को वो चाह रहे हैं दो काम हो, एक तो इनके हथियार मिसाइल सारे कंज्यूम हो जाएं, ये दिफा करने जोगे ना रहे। जाहिर सी बात है, चले मिसाल के तौर पर अगर हम ऐसी मिसाल ले लें कि 500 से 1000 के करीब मिसाइल या ड्रोन्स आपने डेली बेसिस पर मारे हैं और आप मार रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक मारे। वैसे तो इन्होंने कहा कि 3000 तक भी आ सकते हैं, चले 1500 तक भी आप लगा ले, तो आपको 1500 रोकने के लिए 1500 ड्रोन्स और मिसाइल और रॉकेट्स रोकने के लिए आपको 1500 मिसाइल तो फायर करने पड़ेंगे ना। तो आपके पास इतने तो होते नहीं है कि आप ये करें। उसके बाद आपने नेक्स्ट डे करना है, फिर नेक्स्ट डे करना है। जाहिर सी बात है इस सूरत हाल में आयरन डोम भी तबाह होगा, एरो भी तबाह होगा, डेविड लिंक्स भी तबाह होगा, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम तबाह करेंगे। ये प्लान बनाकर बैठे हैं कि हमने इनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी तबाह करना है, सारी चीज़ें तबाह करनी। फिर लोग बंकर्स में होंगे, फिर उनकी चीखें हैं, फिर वो सारे का सारा सिस्टम, वो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो आप सबके सामने।
लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर जो हालात पैदा होंगे वो इसराइल का दिफाई निज़ाम असल में तबाह करना चाहते हैं कि वो बाद में हमला करने जोगा रहे ही ना। सो इस वक्त की स्ट्रेटजी इनकी बड़ी क्लियर और वाज़िया है। देखिए, अभी तक इस सारे सिनेरियो में फाइनल तो जाहिर सी बात है, जब तक प्रेसिडेंट आकर ये काम नहीं करेगा कि भी मैं इनपुट दूँ। प्रेसिडेंट असल में ईरान का इस दफ़ा हत्ता के लड़ेगा, जब आप देखेंगे लड़ाई होगी तो जाएंगे। वो असल में स्ट्रेटजी ये बना के आया हुआ था कि हम जंग से अवॉइड करें, लेकिन मसला ये है कि जंग जब पड़ जाती है आपके ऊपर, आप अवॉइड कर नहीं सकते। यानी दुनिया में एक बात बड़ी क्लियर है कि अगर ईरान का प्रेसिडेंट ये सोच रहा है कि हम हाथ हुला रखें और जर्नैल कह रहे नहीं हम हमला करें, तो अब एक बात बताइए कि क्या इस सारे सिनेरियो में इसराइल चुप करके बैठेगा? क्या आयतुल्लाह अली खामनेई को मारने की कोशिश नहीं करेगा? क्या ये बाकियों को मारने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या उनके पास इंफॉर्मेशन ही है? आप लेट करते जाएं, अगला ये काम करेगा और अगला हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार होगा। अब आप ये सोचें कि ये प्लान कर रहे थे कि जी हिजबुल्लाह लेबनान असल में अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करेंगे, वो कोई चेंज नहीं करने जा रहे। ये सबकी गलत फहमी है और वो ज़्यादा ख़तरनाक अंदाज के अंदर आ रहे हैं। कल हुआ ये है कि रात को जो हमला हुआ है लेबनान की जानिब से, जितने भी इसराइल में अब तक हमले हुए हैं, ये हमला उनको ज़्यादा दुख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो ईरान ने जो पहले हमला किया था। मसला सारा ये हुआ है कि कल रात का जो हमला था उसके बाद इन्होंने मीडिया को कहा है कि आपने इस पर बातचीत नहीं करनी। वो इतनी बड़ी नाकामी थी इनकी, इतनी बड़ी नाकामी थी कि चंद ड्रोन्स आए हैं, वो अंदर तक पेनिट्रेट कर गए हैं और वहां पर जाकर उन्होंने की है तबाही, आग लगा दी है। पहले भी ऐसा होता रहा, लेकिन अब जो सूरत हाल थी वहां पर इनके नए डिफेंस सिस्टम तैनात थे और वो भी रोक नहीं पाए। अब इनके पैरों तले तो जमीन जाहिर से बाहर निकलनी थी और वो निकल गई है। इसराइल की अब जो पोजीशन है वो तो आप अंदाज़ा कर लें कि उन्होंने जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसको पूरी तरह जलाकर राख का ढेर बना दिया है। इसके अलावा सबसे बढ़कर बात यह है कि कोई इनका ड्रोन यानी इंटरसेप्ट नहीं हो पा रहा प्रॉपरली। जो टारगेट पर हिट करते हैं वो जाकर पूरी तरह तबाही मचा रहे हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जो हमला हो सकता है वो लार्ज स्केल हमला इस वक्त हो रहा है और कई इनके फौजी ज़ख्मी हुए हैं और कईयों के बारे में इतलात हैं कि उनकी जान गई है। कुछ भी आप कह लें, लेकिन इसराइल इस वक्त पूरी तरह तैयार है फेस करने के लिए। आप एक चीज़ गौर करें कि इन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि हम जी ईरान की मदद कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। जाहिर सी बात है पाकिस्तान की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन असल में वो इंटरनेशनल सतह के ऊपर एक चीज़ बड़ी वाज़िया कर देना चाहते हैं कि ईरान मुकम्मल तौर पर आइसोलेट रहे। लेकिन ईरान को जो ताकत इस वक्त सपोर्ट कर रही है, देखिए इस्लामिक वर्ल्ड ने तो इनको सपोर्ट करना नहीं, लेकिन ईरान को जो दो बड़ी ताकतें सपोर्ट कर रही हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वो काफ़ी है उसके लिए। रूस और चाइना। रूस असल में जिसने सही कहते हैं कि आगे बढ़कर एक किरदार अदा किया है। इसराइल को कभी उम्मीद नहीं थी कि रूस इस तरह का मामला करेगा। आप ये सोचें ना कि अभी ये जो शेख हसीना वाजिद का मामला हुआ है, जिन ममालिक के अंदर यानी जो रूस के साथ अपने ताल्लुकात इस तरह के रख रहे हैं, उन ममालिक को आप गौर करेंगे एक एक करके रिजीम चेंज की तरफ इसी तरह का कोई एक मॉडल आएगा और वो चलाकर राग कर देगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस के साथ कोई ऐसा मामला वो देखना नहीं चाहते। रूस असल में खुलकर खेल रहा है और आपने कल देखा कि कल यूक्रेन ने जो इलाके रूस के पास थे उन पर हमला करवाया, नेटो ने हमला करवाया, बड़ा ख़तरनाक हमला। और कल रात से रूस की फ़ौजें वहाँ पर बमबारी करी। ये अचानक जो रूस के साथ आग भड़की है, नेटो एकदम एक्टिव हुई है, वो सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पर हमला हो रहा है। वरना तो आप ये देखें कि रूस का मामला जो चल रहा था तो चल रहा था। ये असल में अब ये जो यूक्रेन की जंग है वो अमेरिका और यूरोप की जंग नहीं रहेगी। ये आप देखेंगे अनटिल कि ये मामला बहुत ज़्यादा यानी डिफरेंट साइड पर चले जाए, ये जंग आपको इसराइल की जंग नज़र आएगी। क्योंकि रूस को काबू करवाना इस वक्त इसराइल का सबसे बड़ा मोटिव है और वो ये समझ रहा है कि ईरान की आज अगर इतनी ताकत है, इनके पास रेडार सिस्टम है, इनके पास अंडरग्राउंड मिसाइल हैं, इनके पास चीज़ें हैं, तो वो सारी की सारी रूस की प्रोवाइड करता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये सोचें कि रूस की फ़ौजों को ये भी पता है कि कल को यूक्रेन में जब लड़ाई होगी तो हम ईरान को कहेंगे तो ईरान फ़ौज देगा। अब ये सोचे ना, ईरान फौज देगा, ईरान यानी वो वाली फौज ईरान के पास जो अपनी एक्चुअल फौज है, उसके अलावा ईरान के पास लड़ने के लिए फाइटर्स बहुत ज़्यादा है, पूरे रीजन के अंदर है। अब आप एक चीज़ तो अंदाज़ा कर लेना कि अगर आप यानी जो इराक और शाम मलेशियाज़ हैं, आप इनको ये कह दें कि यूक्रेन की जो जंग है
वो असल में इसराइल के खिलाफ जंग है। तो आप देखेंगे वही यहाँ से फाइटर्स उठकर यहाँ पर चले जाएंगे, और इसीलिए आप देखेंगे पुतिन ने ये दरवाज़ा खोल दिया ताकि जो हमारे यहाँ पर आकर यूक्रेन के साथ लड़ेंगे, हम उनको नेशनलिटीज़ देंगे, होटल में रखेंगे, खर्चा उठाएंगे, उनकी बीवी बच्चों का खर्चा उठाएंगे। बताइए जो शाम या इराक के अंदर मलेशियस लड़े हैं, उनको जाकर यूक्रेन में लड़ना पड़े, उनकी बीवी बच्चों का ख्याल भी रख लिया जाए, पैसा भी उनको मिले, तो वो क्यों नहीं लड़ेंगे जाकर। सो पुतिन ने जो फर्दर अपनी डेवलपमेंट रखी है वो ये है कि ईरान को एक तो सपोर्ट वो पूरी तरह करे और बदले में ईरान भी उसको सपोर्ट करे। तो दोनों ने अब मिलकर लड़ाई जो अल्टीमेटली होनी है वो आप देखेंगे कि वो होनी ही इसराइल के खिलाफ है, और इसराइल के साथ ये लड़ाई अब फाइनल फेज में दाखिल होने वाली है, क्योंकि इसके बाद अब ये देखेंगे कि अगर इन्होंने इनका वाकई सारा दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया तो हो सकता है इसराइल को फालिज हो जाए और वो हमला करने जोगा रहे ही ना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।